अब आते हैं हम आनुवांशिक कोड। आनुवांशिक कोड जो है वो बीडल और टैटम ने बताया था कि जीवों में जीन्स के द्वारा आनुवांशिक गुणों का नियंत्रण प्रोटीन या एंजाइम के द्वारा होता है एवं प्रोटीन संश्लेषण क्रिया पर डीएनए का नियंत्रण होता है, यानी डीएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को नियंत्रित करता है। परंतु प्रश्न यह उठा कि डीएनए केवल 4 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जबकि प्रोटीन में हमको 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल भी किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। तो डीएनए में हमको 4 न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। डीएनए में सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड है, एक है प्यूरिन और पिरिमिडिन। इसमें तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड आ जाते हैं जो किससे किससे बने होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं इसमें। तो 4 न्यूक्लियोटाइड बस डीएनए में पाया जाता है, जबकि हमारा जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल में हमको 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बोलती हूँ, प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन है उसमें हमको अमीनो अम्ल कितने प्रकार के मिलते हैं? 20 प्रकार के। और अमीनो अम्ल अपने आप में ही कैसा अणु है? वृहद अणु है। हमने लास्ट ईयर 11th की क्लास में पढ़ चुका है कि अमीनो अम्ल कैसा अणु है? वृहद अणु। यानी वृहद अमीनो अम्ल के अणु जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। तो इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है और ये अमीनो अम्ल भी किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो कैसे ये 4 न्यूक्लियोटाइड इन वृहद अमीनो एसिड को बना सकता है, इसके बारे में सोच आई वैज्ञानिकों ने। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में फिर खोज शुरू की। ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि डीएनए के द्वारा प्रोटीन में अमीनो अम्ल के क्रम का निर्धारण कैसे संभव है, इसकी व्याख्या के लिए एफ.एच.सी. क्रिक ने 1961 में यह विचार प्रतिपादित किया कि डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाएं एमआरएनए में स्थानांतरित होने के बाद आनुवांशिक संकेतों में बदल जाते हैं। यानी जो केंद्रक में हमारा डीएनए होता है, ठीक, इस डीएनए से आनुवांशिक सूचनाएं कहाँ पहुँचाई जाती है? एमआरएनए में। और जब ये एमआरएनए में पहुँचती है ये सूचनाएं, तो ये कोडित हो जाती है, कोड में बदल जाती है। ठीक है, इसीलिए अब इनको हम सूचनाएं ना बोलकर अब हम इनको बोलते हैं आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड। इस प्रकार से नीरेनबर्ग, खुराना और हॉली ने जेनेटिक कोड की खोज में सफलता प्राप्त की। पहली बार इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने इस कोड के बारे में बताया। आनुवांशिक कोड की खोज एक वैज्ञानिक के प्रयोग पर आधारित नहीं है। मतलब इन्होंने शुरुआत करी, पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी जेनेटिक कोड की खोज इन्होंने बस की है। इसलिए माना गया है कि एक वैज्ञानिक के प्रयोग पर यह आधारित नहीं है, बल्कि अनेक वैज्ञानिकों ने इसमें अपना योगदान दिया। जैसे क्रिक और सहयोगियों ने पाया कि T4 जीवाणुभोजी के डीएनए से एक अथवा एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड के डिलीशन अथवा एडिशन के कारण डीएनए की सामान्य क्रियाशीलता परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही डीएनए से एक या से अधिक न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन मतलब या एडिशन, डिलीशन यानी निकलना, एडिशन यानी जुड़ना। यानी मान लो डीएनए में से एक न्यूक्लियोटाइड निकल गया और या फिर उसमें एक न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ गया, तो उससे डीएनए की पूरी क्रियाशीलता परिवर्तित हो जाती है। दूसरी बात मथाई ने बताया, नीरेनबर्ग और मथाई ने, कि न्यूक्लियोटाइड के एक अक्षर वाले कोड केवल 4 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है। 2 अक्षर वाले कोड से 4 स्क्वायर यानी 16 टाइप के अमीनो अम्ल कोडित होते हैं। इसी प्रकार 3 अक्षर वाले जेनेटिक कोड यानी 4:3 से
64 टाइप के अमीनो अम्ल के लिए कार्य कर सकते हैं। यह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए पर्याप्त होगा। अतः उनके अनुसार आनुवंशिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इस कारण इसे त्रियक या ट्रिपलेट कहते हैं। इसके बाद आए नीरेनबर्ग और मथाई। उन्होंने बोला कि जब 2 अक्षर वाले कोड होते हैं डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड के 1 अक्षर वाले कोड 4 अमीनो अम्ल को, यानी मान लो एक न्यूक्लियोटाइड का कितने अमीनो अम्ल को कोडित कर सकता है? 4 अमीनो अम्ल को। एक, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड कितने को कोड कर सकता है? 4 को। तो 2 अक्षर वाले कोड से हम कितने कर सकते हैं? तो 4 का स्क्वायर हो गया। 1 से 4 1 को कर रहा है, ठीक। तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? यानी 3 कोड अगर करे तो इसका तिगुना हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। तब उन्होंने माना कि हाँ, 16 तो अमीनो अम्ल बने ही नहीं, इससे तो प्रोटीन, इससे भी प्रोटीन नहीं बन सकता, इससे भी प्रोटीन नहीं बन सकता, पर इससे हम कम से कम 20 अमीनो अम्ल आराम से बन सकते हैं। इसीलिए उन्होंने माना कि जेनेटिक कोड जो है वो कैसे होते हैं? ट्रिपलेट। यानी हमेशा जेनेटिक कोड में हमको 3 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। जैसे आपका हो गया ए डी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, AGC, या CGA ये मिल सकता है, या AC भी हो सकता है, CAA भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हमको हमेशा कितने का ट्रिपलेट मिलेगा? जेनेटिक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड का ट्रिपलेट हमेशा हमें मिलेगा। साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन भी हो सकता है, एडेनिन साइटोसिन, साइटोसिन भी हो सकता है ना। तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा, अगर अमीनो अम्ल जेनेटिक कोड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो जेनेटिक कोड जब भी बनाएंगे तो वो हमेशा हमको किस में मिलेंगे? 3 के उस ट्रिपलेट में हमको मिलेंगे। इसलिए जेनेटिक कोड को हम ट्रिपलेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर नीरेनबर्ग आए, उन्होंने न्यूक्लियोटाइड के 4 पॉलीमर प्राप्त किए। एक U, A, C, G, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इनका उपयोग करते हुए उन्होंने प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराई। परिणाम स्वरूप यह प्राप्त हुआ कि इन 4 प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड से उनको क्या क्या पॉलीपेप्टाइड मिले? पॉलीफेनाइल एलेनिन, पॉलीलाइसिन, पॉलीप्रोपिलिन और पॉलीग्लाइसिन। यानी 4 प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड उनको इन 4 कोडान से प्राप्त हुए, ठीक है। 4 कोडान से 4 प्रकार के पॉलीन्यूक्लियोटाइड उनको मिले। फिर यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। फिर खुराना है, खुराना है यूरेसिल और ग्वानिन। नाइट्रोजनस क्षारयुक्त राइबोन्यूक्लियोटाइड का उपयोग करते हुए UGU, GUG और UGU ये इस क्रम वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रयोगशाला में प्राप्त किया। यानी सिर्फ क्या था, उन्होंने किसको इस्तेमाल किया? कौन से न्यूक्लियोटाइड? एक यूरेसिल और ग्वानिन, ये 2 न्यूक्लियोटाइड के क्रम वाला उन्होंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रयोगशाला में प्राप्त किया। इसकी सहायता से जब उन्होंने प्रोटीन बनाया तो उनको पॉलीपेप्टाइड में 2 मिले, एक मिला वैलेन और एक मिला सिस्टीन, एकांतर क्रम में पाए गए। यह तभी संभव था जब 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ मिलकर एक अमीनो अम्ल को कोड करे। जैसे GUG वैलेनिन को करता है, UGU सिस्टीन को करता है, फिर GUG मिला तो वैलेनिन, फिर GUGU सिस्टीन। तो इस प्रकार से उनको एकांतर क्रम में 2 प्रोटीन मिले, एक मिला वैलेन और एक मिला सिस्टीन। तो इससे ये तभी पॉसिबल था जब एक
3 न्यूक्लियोटाइड एक प्रोटीन को और एक अमीनो अम्ल को और एक 3 न्यूक्लियोटाइड दूसरे अमीनो अम्ल को कोड कर रहे हैं। तो देखो GUG किसको कोड कर रहा है, वैलिन को, और UGU किसको कोड कर रहा है, सिस्टीन को। तो इस प्रकार से उनको एकांतर क्रम में क्या मिले, 2 अमीनो अम्ल मिले, एक मिला वैलिन और एक मिला सिस्टीन। फिर यही अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। ठीक, फिर 1, 2 और 3 अक्षर वाले कोडान। बाद में अनेक अमीनो अम्ल रिप्लेसमेंट और फ्रेमशिप म्यूटेशन के द्वारा प्रयोगशाला में सभी 64 आनुवंशिक कोड की प्रकृति को प्राज्ञात किया गया और इसे सारणी में दर्शाया गया है। जैसे एक अक्षर वाले कोड, mRNA 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार A, U, G, C से मिलकर बना होता है। mRNA में हमको क्या मिलेगा, RNA है तो थायमिन तो मिलेगा नहीं भाई, थायमिन मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी बात है क्योंकि हम RNA की बात कर रहे हैं। तो यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक क्षारक एक अमीनो अम्ल को कोडिंग करता है तो अधिकतम 4 अमीनो अम्ल की कोडिंग करेंगे। अतः 20 अमीनो अम्ल के लिए 4 कोड AUGC पर्याप्त नहीं होंगे। अतः आनुवंशिक कूट की तरह कार्य करने वाले एक से अधिक क्षारकों के बने होंगे। जैसे AA हो गया, एक पेयर हो सकता है AC, एक होता है AG, एक होता है AU। यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, ACGU, फिर ACGU, तो AA, AC, AG, AU, फिर CC, फिर CG या CA, जो भी आपको ठीक लगे, ACB, CA हो गया, दोनों से अपन करते जाएंगे। फिर CG, फिर CU, फिर यहाँ पे आ गया G, तो GG, ठीक, GA, GC, GU, उसके बाद U उल्टा चलेगा है ना, सेम वाले को पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऊपर में अपन ने AA लिया है ना, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या लेते जा रहे हैं, सेम को लेते जा रहे हैं उसके हिसाब से। फिर UA, UC, UG, ठीक है। इस प्रकार से आपको कितने कोडान मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और ये कितने अक्षर के बने हुए हैं, 2 अक्षर के। यदि यह मान लिया जाए कि 2 नाइट्रोजनी क्षार मिलकर एक कोड बनाते हैं तो इसमें अधिकतम 16 कोडान ही बनेंगे, है ना, 16 कोडान बने नहीं। तो क्या ये 16 कोडान 20 अमीनो अम्ल को कोडिंग हेतु पर्याप्त है, नहीं है। इसीलिए ये दोनों मान्यताएं यहीं पर फेल हो जाती हैं कि 2 अक्षर मिलकर कोडान नहीं बना सकते, क्योंकि जब 2 अक्षर मिलकर कोडान बनाते हैं तो हमको सिर्फ 16 मिलते हैं, 16 प्रकार के कोडान मिलते हैं, जबकि 16 कोडान हमारे 20 अमीनो अम्ल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद गैमो आए 1954 में, उन्होंने mRNA के 3 नाइट्रोजनस क्षार मिलकर एक कोडान बनाते हैं, ये बताया। इसे ही त्रिक कोड कहते हैं। इस धारणा के अनुसार अधिकतम 64 4/4/4 यानी 64 कोडान संभावित होंगे, जो 20 अमीनो अम्ल के लिए आवश्यकता से भी अधिक है। भाई हमको अगर 20 अमीनो अम्ल बनाना है तो नॉर्मल सी बात है, हमको एक आवश्यक मात्रा में न्यूक्लियोटाइड की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हमारे पास आवश्यक मात्रा में न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो नॉर्मल सी बात है, हमारे अमीनो अम्ल भी पर्याप्त तरीके से नहीं बन पाएंगे। अब जब अमीनो अम्ल ही नहीं बन पाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, प्रोटीन बनना नामुमकिन है। इसीलिए फिर त्रिक कोड को मान्यता मिली और ये बात कंफर्म हुई कि जेनेटिक कोड जो है वो हमेशा किसके बने होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, यानी 3 अक्षर वाले होते हैं, है ना, जिसमें तुम्हारा यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन ये शामिल है। जैसे
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से, ये पूरे 20 अमीनो अम्ल का इस टेबल में दिया हुआ है। देखो यू 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 किसको दिखाता है? फी। फी यानी FHPHE, PHE का मतलब होता है फेनिलैनिन। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, ये इसका पूरा नाम दिया हुआ है अमीनो अम्ल का, जितने अमीनो अम्ल कोडॉन से बनते हैं। तो इसको आपको कॉपी में बनाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसी को पूछ देता है। अब आनुवंशिक कोड के लक्षण की बात करें तो आनुवंशिक कोड क्या होंगे? हमेशा ट्रिपल कोड होंगे। इसका हमेशा स्टार्ट सिग्नल होगा, यानी इसके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण का प्रारंभ mRNA पर पाए जाने वाले AUG या GUC कोडान से होता है। यानी जब भी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला शुरू होती है वो या तो AUG से शुरू होगी या GUC से, है ना। यानी AUG करता है मिथियोनिन को और GUG कोडिंग करता है वेलिन एमिनो अम्ल की। तो ये हमेशा हमारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की शुरुआत इन दो एमिनो अम्ल में से एक की से ही होगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रारंभ सिग्नल या स्टार्ट सिग्नल। दूसरा होता है रुकावट सिग्नल, स्टॉप सिग्नल। यानी अब mRNA एक प्रॉपर लेंथ को प्राप्त कर लिया, तो प्रॉपर लेंथ प्राप्त होने के बाद या प्रॉपर अमीनो अम्ल मिल जाने के बाद mRNA क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनने से रोकता है। तो रोकने के लिए 3 कोडान होते हैं। एक होता है UAA जिसको हम ऑक्रे किसको बोलता है? OCHRE। UAG एम्बर और UGA ओपल किसी भी अम्ल को कोड नहीं करते। ये 3 ऐसे कोड है जो इनमें से किसी भी अमीनो अम्ल को कोडिंग नहीं करते हैं। इसलिए जैसे ही ये ये आते हैं लाइन में तो श्रृंखला आगे बढ़ने से रुक जाती है, यानी श्रृंखला के निर्माण को रोक देते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं रुकावट सिग्नल या स्टॉप सिग्नल। इसको टर्मिनेटिंग कोडान भी बोलते हैं और ये नॉनसेंस कोडान कहलाते हैं। नॉनसेंस इसलिए तुम लोग को बोल देते हैं ना, कभी कभी डांटते नॉनसेंस। नॉनसेंस क्या मतलब क्या होता है? जिसका कोई सेंस नहीं हो। तो यहाँ पर इन कोडान को ये कोडान ऐसे कोडान है जो किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं कर रहे, यानी व्यर्थ है। इसीलिए इस कोडान को हम नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। एक होता है सार्वत्रिक कोडान। सार्वत्रिक कोडान आता है तुम्हारा UUU, जो समस्त जीवों में एक समान होते हैं, यानी विषाणु हो, उच्च श्रेणी के वृक्ष हो या मनुष्य हो, उन सब में UUU एक ऐसा कोडान है जो फिनाइल एलेनिन को ही कोडिंग करता है, किसी और को कोडिंग नहीं करता। ये अपने आप में एंटिक है, ठीक। इसलिए इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक कोडान। एक होता है असंदिग्ध, जो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, दूसरे को नहीं, है ना। एक कोडान हमेशा एक अमीनो अम्ल को ही कोडित करेगा। अपहासित कोडान। अपहासित चूंकि mRNA पर 64 प्रकार के कोडान पाए जाते हैं जबकि अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। ऐसी स्थिति में एक से अधिक प्रकार के कोडान एक ही अम्ल को कोड करते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं। यानी थायरोनिन को ACU भी कोड कर रहा है, ACC भी कर रहा है, ACA भी कर रहा है और ACG भी कर रहा है। तो 4 हो गए ना। इसको ऊपर वाले को देखो, सेरिन को 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोड है जो एक ही अमीनो अम्ल को कोडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, परंतु 2 सेम कोड है ना एक अम्ल को कोडिंग नहीं कर सकते। पर हाँ, 3 अलग अलग कोड एक अमीनो अम्ल को कोडिंग कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ कोडान। कॉमा रहित कोडान, कॉमालेस। सभी कोडान mRNA पर निरंतर क्रम में लगे होते हैं, अर्थात उनके बीच में कोई भी बेकार न्यूक्लियोटाइड नहीं होता। यानी जब भी ये क्रम में लगे होते हैं ना, तो इनके बीच में कोई भी बेकार न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा जिसका कोई रोल नहीं होगा। तो हर एक कोडान, जैसे ये AGA, GAA, CAA, GCA, TGA ऐसा होगा। तो A
एडेनिन यूरासिल से, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन यूरासिल से, ग्वानिन साइटोसिन से, AUC, AUA। ये भी आया तुम लोगों को उसमें कि ये क्रम दे दिया रहेगा, तो इसके अपोजिट क्या रहेगा बस वो आपको दिखाना रहेगा। समझ में आया? ये परीक्षा में अभी इस असाइनमेंट में पूछा है, तो इसको आपको खुद से करना है, चाहे वो कोई भी क्रम दे दे। पर आपको ये पता है ना कि एडेनिन से हमेशा यूरासिल जुड़ता है, ग्वानिन से हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, एडेनिन से यूरासिल जुड़ता है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि एडेनिन किससे जुड़ेगा, साइटोसिन किससे जुड़ेगा। अगर आपको ये पता है तो चाहे कोई भी क्रम दे दे, आप उसका अपूरक क्रम, mRNA का क्रम बना सकते हो। ठीक, इसके बीच कोई भी बैकवर्ड न्यूक्लियोटाइड नहीं होता। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि 150 न्यूक्लियोटाइड का बना mRNA 150/3 देखो एमिनो यानी 50 अमीनो अम्लों को कोड करने में सक्षम होता है। भाई भले ही इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो किसको करेगा, 15 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से, क्योंकि 3 कोड से एक अमीनो अम्ल बनता है। तो 15 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो 3 5 6 15, 1 2 3 4 5, देखो 5 है, तो यही चीज़ बोला है।